नमस्कार साथियों। आज की अपनी राजस्थानी इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, कल की क्लास में जो अपने हैं राजस्थान के राजनीतिक जो राजवंश है किस किस स्थान पर थे उनके बारे में चर्चा की थी। भी किस राजवंश ने कहां पर शासन किया था, राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया और किस तरह से अपने जो है मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास जो है वो एक तरह से गौरवशाली इतिहास रहा है, हमने उसकी चर्चा की थी। आज अपने एक एक राजवंश को उठाएंगे, जो महत्वपूर्ण राजवंश जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपके नाम आता है, कौन सा राजवंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपने गुर्जर प्रतिहार वंश उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपने देखते हैं इसके अंदर जो गुर्जर है, इस गुर्जर जो है, गुर्जर क्यों कहलाए? तो क्योंकि यह गुजरात में रहने के कारण क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। गुजरात में रहने के कारण ये क्या कहलाए हैं? गुर्जर कहलाए हैं। तो ध्यान रखना, गुजरात इनका निवास स्थान होने के कारण ये क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए। इसके अलावा शब्द आता है आपके लिए प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? द्वारपाल। क्या होता है? द्वारपाल, या कह सकते हो आप एक तरह से रक्षक भी कह सकते हो। अर्थात गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार जो है वो द्वारपाल थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार है ये अपने आप को, जो राम है ना, राम का पुत्र था जिसका नाम है, राम का भाई था जिसका नाम है लक्ष्मण। ये अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। लक्ष्मण के क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। और लक्ष्मण जो है वो, लक्ष्मण कौन थे? तो लक्ष्मण थे राम के प्रतिहार थे। लक्ष्मण जो है वो कौन थे? तो राम के प्रतिहार थे। तो इस तरह से अगर आपको ध्यान में रखना है कि लक्ष्मण राम के प्रतिहार है तो ये अपने आप को क्या मानते हैं? लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। प्रतिहार शब्द का तात्पर्य क्या होता है? द्वारपाल होता है या रक्षक होता है। तो ये अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानने के कारण ये क्या कहलाए हैं? जो है प्रतिहार कहलाए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? लक्ष्मण का वंशज है मानते हैं, ध्यान रखना। तो गुर्जर प्रतिहार जो है, इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अगर हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है, कौन सी जानकारी? गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है, वो प्रारंभिक जानकारी जो है वो कहां से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इनके बारे में प्रारंभिक जानकारी कौन से अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। जो कि ऐहोल अभिलेख किसका है? तो बादामी, दक्षिण भारत के अंदर एक क्षेत्र था, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड का है। किसका है? बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का जो है वो कौन सा अभिलेख है? ऐहोल अभिलेख है। यही ऐहोल अभिलेख हमें जो है गुर्जर प्रतिहारों के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। बादामी का चालुक्य नरेश जो है वो पुलकेशिन द्वितीय, यही जो है हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं? तो प्रतिहारों के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। इसके बाद में अगर चर्चा करें अपने जो है ऐहोल अभिलेख के बाद में अगर हम चर्चा करें तो दूसरी बात इसमें आती है कि इसके बारे में जो है, इस राजवंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी कौन देता है? तो हम बात करें तो सर्वाधिक जानकारी में हम बात करें तो इस राजवंश के बारे में हमें सर्वाधिक जानकारी देने वाला प्रशस्ति है, अभिलेख है, जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें इन्हें लक्ष्मण का वंशज भी बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति है? ग्वालियर प्रशस्ति। और ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? तो ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? मिहिर भोज की है। किसकी है? मिहिर भोज, जो कि किन के दरबार में थे? जो कि एक स्वतंत्र राजा माने जाते हैं। किनके स्वतंत्र राजा? प्रतिहारों के स्वतंत्र राजा। ऐसे शासक मिहिर भोज थे जिन्होंने अपने शासन काल में, अपने राज्य काल में जो है मुसलमानों को हिंदू बनाना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे इतिहास के महान प्रसिद्ध शासक थे जिनका नाम क्या था? मिहिर भोज। और इनके बारे में जो जानकारी है वो मिहिर भोज की एक प्रशस्ति है जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्ति। इस ग्वालियर प्रशस्ति में इसके बारे में क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आगे की हम चर्चा करें तो अपने देखते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार है, इन गुर्जर प्रतिहारों में हमें जो है और किन से जानकारी मिल रही है? तो और किन से हम अगर देखते हैं तो गुर्जर प्रतिहारों में हमें जानकारी मिल रही है कि एक तो हमें जानकारी जो है देने वाले वो है, अपने सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि अरबी यात्री हैं। क्या है? अरबी यात्री जो है इन्हें क्या कहते हैं? गुर्जरों को जुर्ज कहकर संबोधित करते हैं। अरबी यात्री गुर्जरों को क्या कहते हैं? जुर्ज कहकर संबोधित करते हैं। और अरबी यात्री आया था एक अल मसूदी। क्या नाम आता है? अल मसूदी आया था अरबी यात्री। अल मसूदी जो है इन्हें जो है अल गुज्जर कहता है। ये गुज्जरों को क्या कहता है? अल गुज्जर कहता है।
अल मसूदी गुजरों को क्या कहता है? अल गुजर कहता है। और अल मसूदी यहां का जो प्रमुख राजा था उन राजाओं को क्या कहता है? बोरा कहकर संबोधित करता है। राजा के लिए जो है बोरा शब्द का प्रयोग करता है, गुजरों के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है? अल मसूदी अल गुज्जर शब्द का प्रयोग करता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इनके बारे में भी जो है जानकारी हमें मिलती है। जो महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था, कौन है? अल मसूदी। इसके बारे में इसके बाद में अगर हम देखें तो आपको ध्यान रखना, एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग। चीनी यात्री है, चीनी यात्री है ह्वेनसांग। जो चीनी यात्री जो इनके दरबार में आया था, तो ध्यान रखना चीनी यात्री ह्वेनसांग क्या वर्णन देता है? चीनी यात्री ह्वेनसांग बताता है ये लगभग 72 देशों की यात्रा करता है। कितने देशों की? 72 देशों की यात्रा करता है। और ये यात्रा वृत्तांत में एक भीलोमोलो शब्द का प्रयोग करता है। भीलोमोलो, या फिर क्या कह सकते हो आप इसको? पिलोमोलो। कौन सा क्षेत्र है? बिलोमोलो या पिलोमोलो शब्द का प्रयोग करता है। और ये बिलोमोलो पिलोमोलो कुछ और ही नहीं, वर्तमान का जो है, जो जालोर के अंदर है, कौन सा क्षेत्र है? भीनमाल क्षेत्र है। वर्तमान का कौन सा क्षेत्र बिलोमोलो या पिलोमोलो कहलाता है? तो जालोर का एक क्षेत्र है भीनमाल, जिसको बिलोमोलो या पिलोमोलो, जिसके बारे में चर्चा जो है या उल्लेख जो है वो कौन करता है? ह्वेनसांग करता है, जो कि चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री था ह्वेनसांग, जो इसकी चर्चा करता है। और ये जो है ह्वेनसांग जो है गुर्जरों के लिए, किसके लिए? गुर्जरों के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग करता है। किसके लिए? गुर्जरों के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, गुर्जरों के लिए कुचेलो। और ह्वेनसांग जो है सीयूकी नामक इसने क्या किया था? ग्रंथ की रचना की थी। सीयूकी की क्या की है? रचना की है। इसने सीयूकी की रचना की थी। किसने रचना की है सीयूकी की? ह्वेनसांग ने सीयूकी की रचना की है। और इस ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार की संज्ञा दी गई है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ये भी अपने इसका वर्णन करता है, प्रमुख वर्णन जो है भी ह्वेनसांग करता है। इसके अलावा हम चर्चा करें, जैसे अलग चर्चा करें, तो आपको याद रखना है कि भगवान लाल इंद्रजी इनके बारे में क्या कहते हैं? भगवान लाल इंद्रजी, भगवान लाल इंद्रजी कहते हैं कि ये जो है ये गुजरात में रहने वाले थे। गुजरात में रहने के कारण गुज्जर कहलाए। लेकिन गुजरात में भी ये कहां से आए थे? तो विदेशों से आए थे। गुजरात में रह रहे थे, गुजरात में रहने के कारण ये गुज्जर कहलाए। लेकिन गुजरात में भी कहां से आए थे ये? तो ये विदेशों से आए थे। ये वर्णन कौन देते हैं? भगवान लाल इंद्रजी कहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर GH ओझा क्या कहते हैं? GH ओझा, तो GH ओझा जो है इन्हें गुजरों को, जो GH ओझा है जो गुजरों को क्या बताते हैं? तो गुजरों को क्षत्रिय बताते हैं। गुजरों को क्षत्रिय बताते हैं। कौन बताते हैं? GH ओझा गुजरों को क्या बता रहे हैं? क्षत्रिय बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो जॉर्ज कैनेडी, जॉर्ज कैनेडी, कैनेडी जो है इनको क्या बताते हैं? जॉर्ज कैनेडी इनको क्या बताते हैं? ईरानी बताते हैं। जॉर्ज कैनेडी ईरानी बताकर इनको मतलब एक तरह से क्या है? विदेशी बता रहे हैं। जॉर्ज कैनेडी इनको क्या बता रहे हैं? विदेशी बता रहे हैं। ठीक है, विदेशी बता रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है चंद्रवरदई का जो है, कौन सा? चंद्रवरदई का जो लेख है, जो ग्रंथ है चंद्रवरदई का, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो में इनका जो है इनकी उत्पत्ति के संबंध में क्या बताया गया? कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो अग्निकुंड का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। उत्पत्ति के संबंध में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है। किसने? इन्होंने। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ने। पृथ्वीराज रासो जो है ये किसका ग्रंथ है? चंद्रवरदई का। इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कनिंघम, कनिंघम इन्हें जो है वो क्या बताता है? कुषाण वंशी मानता है। कनिंघम जो है इन्हें कुषाण वंशी मानता है, कि इनको गुजरों को कुषाण वंशी मानता है। बाकी इतनी आपके लिए इतनी जानकारी बहुत है। जैसे मान लो, जैसे भी है, ये जो है ये राम के प्रतिहार हैं, अर्थात लक्ष्मण के वंशज है, जो कि आपके मैंने आपको बताया ना, कौन सी प्रशस्ति कह रही है? ग्वालियर प्रशस्ति। अर्थात इनको क्या मान रही है? रघुवंशी मान रही है। क्या मान रही है? रघुवंशी, जो आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया प्रमाण रहेगा। जैसे मैं अपने थोड़े थोड़े पढ़े ही हैं, ये देखो कभी जो है प्रतिहार प्रारंभिक जानकारी यहोल अभिलेख बालू जो है बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। सर्वाधिक जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज के रघुवंशी माना गया या सूर्यवंशी माना गया। सूर्यवंशी भी कह सकते हो, क्योंकि सूर्यवंश से संबंधित होने के कारण। ठीक है, गुजर प्रतिहार जो है इनके बारे में जो जानकारी अरबी यात्री दे रही है, अरबी यात्री इनको जुर्ज कहकर संबोधित करती है। अल मसूदी ने अल गुजर कहता है। राजा को बोरा कहकर संबोधित किया जाता है।
ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था 72 देशों की यात्रा वृतांत, जिसमें भीलोमोलो या पिलोमोलो शब्द का प्रयोग करता है किसके लिए, भीनमाल का, भीनमाल के लिए। और जो गुजरों को जो है ये क्या कहता है, कुचेलो कहता है। क्या कहता है, कुचेलो। सीयू की इनकी रचना है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। भगवान लाल इंद्र जी क्या कहते हैं, गुजरात में रहने के कारण जो है ये इनको विदेशी मानता है। जीएच ओझा इनको क्या मानता है, क्षत्रिय मानता है। जॉर्ज कैनेडी ईरानी मान रहे हैं। और पृथ्वीराज रासो जो है उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत में बात करें तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है और अग्निकुंड से इसकी क्या मानी है, उत्पत्ति मानी है। इसके अलावा कनिंगम जो है इनको क्या मानता है, कुषाण वंशी मानता है, किनको, गुर्जर प्रतिहारों को। राजस्थान में प्रतिहारों की बात करें तो 3 राजधानियां थी, 3 राजधानियां या 3 क्षेत्र थे या 3 शाखाएं भी कह सकते हो आप। 3 राजधानियां थी। 3 राजधानी कौन सी, तो पहली नाम आता है मंडोर। कौन सी राजधानी है, मंडोर। दूसरी मेड़ता, कौन सी है, मेड़ता। और तीसरी जो है, तीसरी इसके अंदर नाम आ जाए किसका, भीनमाल। तो ये मुख्यतः 3 राजधानियां मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, तो गुर्जर प्रतिहारों की 3 राजधानियां कौन कौन सी है, मंडोर है, मेड़ता है और भीनमाल है। ये 3 राजस्थान के अंदर क्षेत्र जो है वो किसके माने जाते हैं आपके। मंडोर कहां पड़ता है, तो मंडोर जोधपुर में पड़ता है। मंडोर कहां है, जोधपुर में है। मेड़ता जो है, मेड़ता कहाँ है, नागौर में है, नागौर में है। और भीनमाल कहाँ है, जालौर में है। तो ये जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के बारे में हमें क्या दे रहे हैं, जानकारी दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है, जानकारी दे रही है। कौन दे रहे हैं, राजस्थान में जो है ये 3 राजवंश है और वो जो विभिन्न ग्रंथ है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं अपने इस राजवंश को पढ़ते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार इनका जो प्रारंभिक स्थान है एक तरह से कौन सा माना जाता है, मंडोर। लगभग कोई कहते हैं 606 शताब्दी में इसकी स्थापना आसपास बताई जा रही है। कोई 620 ईस्वी बताया है। तो इसमें थोड़ा सा विवाद है, तो विवाद योग्य राजवंश भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक विवाद योग्य अगर राजवंश की बात करें तो वो गुर्जर प्रतिहार है, दूसरा नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक जो विवाद योग्य राजवंश जो है वो गुर्जर प्रतिहार है। ध्यान रखना इस बात का, गुर्जर प्रतिहार है। ठीक है दोस्तों, इनका जो है मूल पुरुष या आदि पुरुष की बात करें तो एक हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति था। क्या नाम है, ये राजा हरिश्चंद्र नहीं है जो रघुवंश में था, ठीक है ना, ये दूसरा है, राजा हरिश्चंद्र नहीं है ये। तो यहाँ राजा जरूर बना है। प्रतिहारों का क्या कहलाता है ये, प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, और इनको क्या कहा जाता है, प्रतिहारों का गुरु कहकर संबोधित किया जाता है। देखो, इनको प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या गुरु कहकर संबोधित किया जाता है। इसके अलावा जो है हरिश्चंद्र को रोही लदी के नाम से जाना जाता है। हरिश्चंद्र को रोही लदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, हरिश्चंद्र को रोही लदी अर्थात वेदों का ज्ञाता, वेदों का जानने के लिए होने के कारण जो है इन्हें रोही लदी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसकी प्रारंभिक जानकारी जो है, इनकी प्रारंभिक जानकारी जो है वो मंडोर के प्रतिहारों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो कहां से मिलती है, तो वो गटियाड़ा शिलालेख से मिलती है। कौन सी है, गटियाड़ा शिलालेख है। ठीक है, गटियाड़ा शिलालेख से हमें इसके बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अभिप्राय जो है जो ये हरिश्चंद्र है ये इनका क्या है, आदि पुरुष, मूल पुरुष था। इनके बारे में जो जानकारी गटियाड़ा शिलालेख है। और मंडोर के इतिहास की बात करें तो मंडोर के इतिहास के बारे में जो जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है, जो वो किससे मिलती है अपने को, गटियाड़ा शिलालेख से ही मिलती है। कौन से शिलालेख से, गटियाड़ा शिलालेख से ही मिलती है। इसके बारे में अपने चर्चा करने वाली है। आगे देखो, हरिश्चंद्र मैंने आपको बता दिया। गटियाड़ा शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। किसकी, हरिश्चंद्र की। कौन से, गटियाड़ा शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, जिसमें 2 पत्नियां प्रमुख थे। कौन कौन सी, नाम आता है, एक तो ब्राह्मणी थी और दूसरी कौन सी थी, क्षत्राणी थी। एक कौन सी मानी जाती है, ब्राह्मणी मानी जाती है, और दूसरी कौन सी मानी जाती है, क्षत्राणी मानी जाती है। ये हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां ब्राह्मणी और क्षत्राणी। ब्राह्मणी का नाम नहीं मिलता है। इस ब्राह्मणी के वंशज जो हैं वो क्या कहलाए थे, ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए थे। ब्राह्मणी के जो वंशज है वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए, लेकिन क्षत्राणी जो है उसका नाम मिलता है, जिसका नाम भद्रा था या फिर भद्रावती था। क्षत्राणी है उसका नाम है भद्रा या भद्रावती है। ये जो है इसके 4 पुत्र बताए जा रहे हैं। कितने, 4 पुत्र बताए जा रहे हैं। 4 पुत्र कौन कौन से, भोग भट्ट,
कदक, रजिल, दह। तो शतराणी जो है, उस शतराणी के 4 पुत्र बजाए जा रहे हैं, जो है जिसका नाम भद्रा या भद्रावती है। भोगभट, कदक, रजिल, दह। भोगभट, कदक, रजिल, दह। भोगभट, कदक, रजिल, दह। याद कर लो, रट्टा मार लो। भोगभट, कदक, रजिल, दह। भोगभट, कदक, रजिल, दह। भोगभट, कदक, रजिल, दह। यहाँ रट लो को जितना, यहाँ याद को नहीं मिला, ठीक है। नहीं, रजिल जो है मतलब मंडोर के शाखा का आगे जो है, आगे जिस तरह से प्रारंभ है, वो इनके तीसरे पुत्र रज्जिल से माना जाता है। क्या नाम है? तीसरे पुत्र रज्जिल से माना जाता है। तो रज्जिल से माना जाता है। इन्होंने क्या किया, इन सब ने मिलकर जो है वो किस पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर अधिकार कर लिया। तो प्रतिहारों की एक तरह से प्रश्न बन जाएगा, प्रतिहारों की प्रारंभिक जानकारी, प्रारंभिक जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रारंभिक जानकारी, प्रतिहारों की प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रतिहारों की प्रारंभिक जानकारी जो है वो कहां से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा की है मैंने आपको। हरिश्चंद्र के बताया है कि इनके जो है 4 पुत्र हैं, जो कि भद्रा से उत्पन्न हुए हैं। और भद्रा जो है, भद्रा के तीसरे पुत्र मतलब रज्जिल से जो है इस वंश को थोड़े बहुत आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो थोड़ी सी बात और ध्यान रखना है इसके अंदर। इसके बाद में नाम आया था, मैंने आपको बताया नरभट्ट, ठीक है। रज्जिल आ गया पहले, रज्जिल के बाद में आ गया नरभट्ट। नरभट्ट के बाद में नाम आता है नागभट्ट। और इसी नागभट्ट ने जो है अपनी राजधानी यहाँ से, कहाँ से? अपनी राजधानी नागभट्ट से जो है वो कहाँ से? मंडोर से थोड़े समय के लिए नागभट्ट अपनी राजधानी मंडोर से थोड़े समय के लिए कहाँ लेके जाता है? ये नागभट्ट अपनी राजधानी मंडोर से थोड़े समय के लिए कहाँ? मेड़ता चला जाता है। और मेड़ता के बाद में जो है ये राजधानी कहाँ चली जाती है? भीनमाल चली जाती है। मेड़ता लेकर चला जाता है अपनी राजधानी मंडोर से थोड़े समय के लिए मेड़ता लेकर चला जाता है। थोड़ा समय तो नहीं रहा था, वैसे ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन समय तो पूरा ही रहा है, ठीक है, पूरा ही समय रहा है। अपनी राज्य जो है अपने राज्य से जो है मंडोर से कहाँ ले जाता है? मंडोर से मेड़ता ले जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में यहां पर बताते हैं मंडोर में एक झोट प्रतिहार नाम का राजा है, तो जो कि एकमात्र इनमें वीणा वादक वगैरह भी था। इतना भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन ज्यादातर जो है आपको उलझना नहीं है। जहां से प्रश्न आने वाले हैं उतनी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी, उतनी बातें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद में जो प्रमुख शाखा आती है उसी की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार ये जो आ जाते हैं। भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों में बात करें, भीनमाल क्षेत्र आप जानते ही हो, ठीक है, जालौर के अंदर है भीनमाल। ये जो है ये सारे के सारे सूर्य के प्रतीक राम के प्रतिहार माने जाते हैं। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज अपने आप को मानते हैं। तो भीनमाल के प्रतिहारों में सबसे पहले नाम आता है नागभट्ट प्रथम। कालक्रम नहीं याद करना, 730 से 760 माना जाता है नागभट्ट प्रथम। अर्थात इसने यहाँ के चावड़ों को पराजित कर भीनमाल पर क्या कर दिया? ठीक है, यहां के चावड़ों को पराजित कर इसने जो है भीनमाल पर क्या कर लिया है? अधिकार कर लिया है। नागभट्ट जो है नागभट्ट प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट जो है वो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन माना जाता है? नागभट्ट जो है प्रतिहार वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमने ये देख लिया। अब कैसे देखो कि इसे जो है वास्तविक संस्थापक इसको मानते हैं। तो इसके बाद में अगर हम इसमें देखें तो नागभट्ट को जो है कहा क्या जाता है, तो नागभट्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि नागभट्ट को नागावलोक के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट जो है नागभट्ट को
नागावलोक के नाम से जाना जाता है, नागावलोक के नाम से जाना जाता है। और ये नागबट जो है, इस नागबट का जो दरबार है, इस नागबट को दरबार को नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता है। नागबट के दरबार को जो है नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है इस बात को। हमने जो है नागबट की चर्चा कर रहे थे, तो देखो भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार, जिसमें मैंने आपको बताया नागबट प्रथम है। नागबट प्रथम जो है वो 730 से 760 तक रहा है। इसे चावड़ों को पराजित कर भीनमाल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और नागबट प्रतिहार को वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नागभट को नागावलोक और नागावलोक दरबार, इसके दरबार जो है, इसके दरबार को नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो है और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम जो है अगर इसमें बात करें तो नागभट को जो है, नागभट को राम का प्रतिहार कहा जाता है। नागभट को राम का क्या कहा जाता है, प्रतिहार कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। तो नागभट को राम का प्रतिहार, नागभट को जो है इंद्र के दंभ का नाशक कहा जाता है। इंद्र के दंभ का नाशक कहा जाता है। इंद्र के दंभ का नाशक, हम सभी चीजों को पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना इस चीज की। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नागभट को मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक माना जाता है। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक माना जाता है। नागभट को जो है वो नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। नागभट को मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। किसकी, में नारायण की मूर्ति का प्रतीक माना जाता है नागभट को। नागभट को जो है वो क्या कहा जाता है, नागभट को मलेच्छ नाशक कहा जाता है। मलेच्छ नाशक कहा जाता है नागभट को, ठीक है। मलेच्छ नाशक, मलेच्छों का नाश करने वाला कहा जाता है। नागभट को नारायण भी कहा जाता है। नारायण भी इसको जो है उपाधि जो है इसकी दी गई है, नारायण की उपाधि भी दी गई है। तो ये जो है नागभट के जो है अन्य नाम रह जाएंगे। जैसे नागभट को जो है राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार कौन था, तो राम का प्रतिहार लक्ष्मण था। राम का प्रतिहार कौन था, तो राम का प्रतिहार एक तरह से लक्ष्मण था। तो अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो राम का प्रतिहार है वो राम का प्रतिहार कौन था, लक्ष्मण था। इसको राम का प्रतिहार कहा जाता है। इसके अलावा जो है आपको अगर इसमें ध्यान रखना है तो इसे इंद्र के दम का, इंद्र का दम, जो दम का मतलब यहां पर हो जाएगा इंद्र का जो है, इंद्र का जो अहंकार है, उस अहंकार का नाश करने वाला जो है वो किसको माना जाता है, तो नागभट प्रथम को माना जाता है। नागभट प्रथम को मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक आ गया। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक अर्थात युद्ध का अवरोधक, युद्ध को रोकने वाला इसको कहा गया है। युद्ध को रोकने वाला, मेघनाथ के युद्ध को वह मेघनाथ जो कि राम का पुत्र था, सॉरी माफी चाहता हूं गुरुजी, हुई तो काट दी और राम को पुत्र बोलिए जी को, ठीक है नहीं। मेघनाथ जो है, मेघनाथ जो है, ये मेघनाथ वह जो है जो रावण का पुत्र था, उसका जो युद्ध है अर्थात उसको वो एक तरह से क्या है, बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था, जिसने एक तरह से एक बार के लिए जो है जो लक्ष्मण को भी पराजित कर दिया था, उसे मूर्छित कर दिया था। राम और लक्ष्मण दोनों को ही जो है शेष नाग या एक तरह से कहते हैं नाग की सैया में जो है उनको बांध दिया था। तो वो जो है उस मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक जो है वो किसे माना जाता है, नागभट प्रथम को माना जाता है। इसके अलावा इसे नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। किसे, नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। किसको माना जाता है, अर्थात नारायण के जैसा माना गया है किसको, नागभट प्रथम को। और इसे मलेच्छ नाशक अर्थात उस समय अगर हम बात करें तो एक विदेशी जाति थी जिसका नाम था मलेच्छ। क्या नाम आता है, मलेच्छ। और ये मलेच्छ क्या करती, बार बार यहाँ पर आक्रमण करती और आक्रमण करती। तो इसे जो है उस समय जो है इनके युद्ध को रोकने वाला जो है वो कौन था, तो नागभट प्रथम था। इसे अर्थात इन्होंने, इन लोगों ने क्या मान लिया है, नारायण ही मान लिया है। और ये जो नागभट है ना, नागभट, ये नागभट जो है, बात करें नागभट की तो नागभट ने जालोर के आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया, क्षेत्रों को जीता। अर्थात इसने जो है उज्जैन को भी जीत लिया था एक पर तरह से, जो एमपी के अंदर पड़ता है, उज्जैन को भी जीता और उज्जैन को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया, शक्ति का केंद्र बनाया। और उज्जैन को इसने अपनी क्या बना लिया था, दूसरी राजधानी भी बना लिया था। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था, यह भी ध्यान रखना।
उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन है? तो वो नागभट्ट प्रथम है। तो नागभट्ट की ख्याति देखो किस तरह से फैली है। तो नागभट्ट के बारे में हमने चर्चा की है, क्या क्या है, 730 से 760 है। चावड़ों को पराजित कर भीमनाल पर अधिकार कर लिया है। प्रतिहारों का जो है वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट को जो है नागावलोक और इसके दरबार को नागावलोक दरबार के नाम से जाना जाता है। राम का प्रतिहार, इंद्र के दम का नाशक कहा जाता है। मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा जाता है। इसे मलेच्छनाशक कहा जाता है। नागभट्ट ने जालोर के आसपास के क्षेत्रों को जीता, उज्जैन को अपनी शक्ति का केंद्र भी बना लिया और इसे इसकी दूसरी राजधानी भी बना लिया था। तो दोस्तों इसने जो है नागभट्ट, इसके बारे में और चर्चा करें तो नागभट्ट ने जो है एक दुर्ग बनवाया था। जैसे मान लो कि एक तरह से ये, जैसे मान लो है एक तरह से ये दुर्ग है जिसका नाम क्या है? जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग। तो नागभट्ट ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था। नागभट्ट ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इस जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो जालोर दुर्ग का निर्माण नागभट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था? नागभट्ट ने करवाया था। जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का भी आपको विशेषतः ध्यान रखना है। ठीक है, सुवर्णगिरी क्यों? जो देखने में सुंदर हो। एक चीज ध्यान रखना, नोट स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से, नोट स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग फेमस है? सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ कहां है? जैसलमेर का किला फेमस है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जो है सोनारगढ़ जैसलमेर का किला फेमस है। तो ये आपके नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। ठीक है, नागभट्ट प्रथम जो कि भीनमाल के गुर्जर प्रतिहारों में आएगा। इसके बाद में जो है आपके यहां पर जो दूसरा राजा बनता है उसका नाम है ककुक, ऐसे याद, ककुक नहीं तो ककुस्त याद रख लेना, और तो क्या है? ककुस्त है। ठीक है, ककुस्त याद रख लेना। ठीक है ना दोस्तों। तो इनके कालक्रम आप ज्यादा मत याद रखना, क्योंकि इनके कालक्रम आएंगे तो नहीं सारे के सारे विवाद हो गए, कोई आगे पीछे इस तरह के, तो आपको इनके कालक्रम नहीं याद रखना है। जहां पर कालक्रम की आवश्यकता होगी वो आवश्यकता मैं आपको अवश्य बताऊंगा भी, ये कालक्रम की आवश्यकता है। यहां पर शासकों के क्रम याद कर लेना, ताकि आपके पेपर में भी शासकों के क्रम आए तो आपको उस तरह से जो है अच्छी तरह से आप उनको बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपने ककुस्त के बारे में। क्यों फेमस हुआ? क्योंकि इसने मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वैसे मैं ये मंडोर के विजय स्तंभ की फोटो बता चुका हूं, दिखा चुका हूं आपको कि ये जो है राजस्थान में बनने वाला दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। राजस्थान में बनने वाला दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। इसके बारे में इसकी फोटो जो है मैं आपको दिखा चुका हूं, फिर भी अपने जो है इसकी फोटो देख लेते हैं। देखो तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर यह फोटो दिखाई दे रही होगी। तो ये जो है ये मंडोर का विजय स्तंभ है। क्या है दोस्तों? ये है मंडोर का विजय स्तंभ है। स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिखाई दे रही है मंडोर का विजय स्तंभ है। ठीक है, मंडोर में बना हुआ जो विजय स्तंभ है ये है। और इसका जो निर्माण है, निर्माण किसने करवाया था? ककुस्त ने करवाया था। या ककुक है? ककुक है, किसने करवाया? ककुक ने करवाया था। या तो बोल दो ककुक या ककुस्त बोल दो। क्या बोलोगे? ककुक है, ककुक है। ठीक है ना, तो ये ककुक ने करवाया था या ककुस्त ने करवाया था, जो मंडोर के अंदर बना हुआ है। मंडोर सभ्यता मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर मंडोर संग्रहालय भी किस तरह से, ये देखो 3 मंजिला जो भवन बना हुआ है, भवन टाइप ये। और तो क्या है, ये मंडोर का जो है वो क्या है? विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करवाया? ककुक ने करवाया या ककुस्त ने करवाया। अब मैंने आपको बताया राजस्थान का ये दूसरा प्राचीन है। तो अपने अगर इसमें देखें तो राजस्थान का नोट राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की बात करें तो ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। प्राचीन विजय स्तंभ जो है वो कहाँ है? बयाना भरतपुर में। इसकी भी फोटो देख चुके हैं अपने, बयाना भरतपुर में। और ये जो है ये किसके द्वारा? समुद्रगुप्त द्वारा क्या है? निर्मित है। समुद्रगुप्त के द्वारा निर्मित है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये विजय स्तंभ आपने देख लिया है। इसके बाद में जो है दोस्तों अगर हम और विजय स्तंभ की चर्चा करें तो राजस्थान का जो है, नोट में लिख देता हूं मैं, राजस्थान का तीसरा विजय स्तंभ
कौन से किले में है? चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। कौन से दुर्ग में है? चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ है। और ये चित्तौड़ दुर्ग में बना हुआ जो कौन सा है? तो इसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसका निर्माण बघेराव जीजा के द्वारा करवाया गया, जीजा द्वारा करवाया गया है। ठीक है, बघेराव जीजा के द्वारा। चौथे की बात करें, चौथा विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ, ये भी चित्तौड़ दुर्ग में है, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कौन सा स्तंभ है? कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा आगे करने वाले हैं, इनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपने कल जो है अपने एक नए शासक, जो अगला इनका शासक आएगा, जिसका नाम है वत्सराज, जिसके समय में गुर्जर प्रतिहारों में त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल।